हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आज यहां पर हमारा फिजिक्स का ओरिएंटेशन सेशन यहां पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को यहां पर अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, अपनी साल भर की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, ड्यूरिंग द सिलेबस हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। इन सब चीजों पे हमें यहां पर क्या करना है, डिस्कशन करना है। और इस डिस्कशन से ही यहां पर आपकी शुरुआत होती है आपके नीट 2026 एग्जाम के प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है। अब ये बेसिक बातें कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। कोई टीचर आपको किस प्रकार से बताता है ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को हम बात कर भी लें तो कभी इस बात से नहीं मुकरा जा सकता है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी होना आवश्यक है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें। बेसिकली क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम कवर करते हैं तो कुछ स्टेप्स के थ्रू हम लोग यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो यहां पर आपको दिखता है वो है आपको आपका गोल डिफाइन करते आना चाहिए कि डिफाइन योर गोल। जब गोल क्या है, अब आपका गोल तो नीट 2026 की एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारा, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें जब आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपके सामने भी आके खड़ा हूं, तो मतलब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए हमारा गोल क्या है और उस गोल के बाद हमारा प्लान क्या है, प्लान के बाद हमें उस प्लान को कैसे हकीकत में उतारना है, उसको हकीकत में लाने के लिए हमें क्या एक्शन लेने हैं। और उस एक्शन को लेते हुए यदि आप साल भर अपने इस प्लान से स्टिक हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं कि यही करना है हमें, और चिपके हुए हैं, बने हुए हैं, लगातार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगी, सक्सेस यहां पर मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। और इस सफलता को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बेसिक बातों से मैं शुरुआत करता हूं। तो हमारा गोल क्या है, तो भैया हमारा गोल है कि हमारा जो फिजिक्स का एग्जाम है, इस फिजिक्स के एग्जाम में हमें 180 आउट ऑफ 180 चाहिए। और इस समय हम लोग यहां पर खड़े हैं, दिस वन इज यू, ये आप हैं। क्या होता है, सफलता की पायदान को चढ़ने की शुरुआत हमेशा नीचे से होती है। यदि आप इसमें ब्रेक्स लेंगे, सीढ़ी, यदि ये स्टेप्स मैंने बना के दी हैं, मतलब आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी मनमानी करेंगे और बीच में स्टेप्स को स्किप करेंगे तो आपको परेशानी भी ज्यादा होगी और हो सकता है कि आप अपने गोल से भटक जाएं, गोल तक पहुंचने से पहले ही थक जाएं। देखो, अभी ये सीढ़ियां छोटी छोटी सीढ़ियां, छोटे छोटे स्टेप्स मैंने बनाकर दिए हैं। तो यदि आप इन छोटे स्टेप्स पर चल रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखे हुए हैं तो आप अपने इस गोल पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन यदि आप क्या करें, मान लो इसमें से बहुत सारी सीढ़ियों को बीच बीच में से हटा दें, बहुत सारे स्टेप्स को गायब कर दें, तो क्या होगा, आप थकना प्रारंभ कर दोगे, यू विल फील टायर्ड। फिर 2 सीढ़ियों का जंप लेके जब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप बीच में कहीं गिर जाएं, आपको चोट लग जाए। हमारे सेंस में जो चोट की मैं बात कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको आपके पाथ से डेविएट कर देगी, आपको अपने मार्ग से भटका देगी और आप अपने गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। इस गोल को हासिल करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, प्लान। हमें क्या आवश्यक है, हमारा होना चाहिए एक प्लान। मैंने वही बोला था कि सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन कर लो। गोल को मैंने डिफाइन किया, अब मुझे क्या चाहिए, इसके लिए एक प्लान चाहिए। अब मुझे बात करनी है अपने इस प्लान पर कि भाई मैं क्या करूं कि मुझे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ जाए। तरीके तो 2 हैं, क्या, एक आप अपने मन से सोचो और एक जो मैं आपको सोच के बता रहा हूं आप उसे फॉलो करो। 2 तरीके होते हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप जरूर बताइए। सो नाउ लेट अस प्लान कि हमें करना क्या है। तो प्लान के तौर पे जब मैं आपको बता रहा हूं तो देखो क्या है कि आपको इस प्लान में सबसे पहले
आपके सिलेबस को समझना है। किसको समझना है? कि आपका सिलेबस क्या है। नीट के एग्जाम के लिए आपका सिलेबस क्या है। तो हमारा जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में है। एक है आपका 11th की फिजिक्स और एक है आपकी 12th की फिजिक्स। ठीक है, एक है आपकी 11th की फिजिक्स और एक है आपकी 12th की फिजिक्स। अब 11th की फिजिक्स में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायरमेंट किसकी होती है बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो इस बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास में क्या आता है? कैलकुलेशंस। इसमें कैलकुलेशंस, छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको डील करते आनी चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपको टेबल्स आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 30 तक टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, मैं बेसिक मैथमेटिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहां पर कि आपको बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अब ये जो कैलकुलेशंस है यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ी सी आपको यहां पर स्क्वायर रूट वगैरह निकालते आना चाहिए, स्क्वायर करते आना चाहिए। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 30 तक तो आपको टेबल्स आपको आनी ही चाहिए। टेबल्स के बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, देखो ये सारी चीजें बेसिक मैथमेटिक्स में कवर होने वाली हैं, ऐसा नहीं कि कवर नहीं होंगी, लेकिन हां फिर आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आनी चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आनी चाहिए। आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए, ज्योमेट्री भी आवश्यक है। इसके अलावा दो तीन टॉपिक और हैं जो आपके लिए नए हैं, जैसे ये डिफरेंशिएशन, ये एक टॉपिक आपके लिए नया है जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। इंटीग्रेशन, ये एक टॉपिक है, हो सकता है आपने छोड़ा हो। और एक टॉपिक है आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको करना है। अब ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आपका वही क्लास 6 to 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में चीजें पढ़ी हैं। हां, वो बारंबारता वाली जो चीजें हैं, मॉड्यूलस वाली जो चीजें हैं, उनको छोड़ दीजिए कि वो सब नहीं करना है, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं वो आपको करते आनी चाहिए बेटा। उसके बिना काम यहां पर नहीं बनेगा। मैं आपको ये चीजें पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसके लिए आपको देखो, जिसकी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं उसको फिजिक्स में आनंद आता है। जिसका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होता है ना, उसको फिजिक्स में बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। और जब उसकी स्पीड बढ़ती है और वो औरों से जल्दी सवालों को सॉल्व कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। याद रखना कि जो हमारा नीट का एग्जाम है, इस नीट के एग्जाम में, हमारे इस नीट के एग्जाम में जब मैं बात करता हूं नीट के एग्जाम में, तो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है। यहां 45 क्वेश्चन है, यहां 45 क्वेश्चन है और यहां 90 क्वेश्चन है। ठीक है, यदि मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो यहां पर 180 मार्क्स आएंगे, यहां पर 180 मार्क्स का सिलेबस है और यहां पर अकेला 360 मार्क्स का सिलेबस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 180 और 360 मिला के 540 नंबर तुम्हारे यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, और बायो और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली नीट में काफी आसान होता है। तो अब आपको पहला काम तो यही करना है कि आपकी जो प्लानिंग हो रही है नीट के लिए, इसमें 90 क्वेश्चन बायो के ये अच्छे होने चाहिए, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन ये अच्छे होने चाहिए। मतलब मैं यदि यहां पर थोड़ा सा स्कोप छोड़ दूं, मान लेते हैं यहां पर कि यदि आप आपकी बायो में 90 में से 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट, और 45 में से केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, तो भैया ये आपके पास में लगभग कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 8 और 4 12, 125 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेते हैं, तो आप 540 में से 500 मार्क्स तो यहीं पर अचीव कर लेते हैं। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि हमारे 500 नंबर पहले बायो और केमिस्ट्री से आने चाहिए। पहला काम आपको क्या करना है कि 500 नंबर कम से कम, मैं बोल रहा हूं, यदि आपका स्कोर इससे कम जा रहा है मतलब आप बेटा नीट के एग्जाम के लिए सीरियस हो ही नहीं। कुल मिला के कहानी क्या है कि भैया बायो और केमिस्ट्री ही तुमको 500 नंबर दे रही है। कट ऑफ क्या जाएगा वो बात की बात है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में 5-5 क्वेश्चन का स्कोप मैं छोड़ भी दूं
कि भैया बायो में मुझसे 5 गलत हो गए, केमिस्ट्री में मुझसे 5 गलत हो गए, मैंने 125 सवाल सही कर लिए और 125 सवाल यदि मैं सही कर लेता हूं तो मेरे 500 नंबर यहां पर आ जाते हैं। टोटल नीट का जो वेटेज है, टोटल नीट का जो वेटेज है ये है आपका कितने नंबर का बेटा? 720 नंबर का। अब आप सोचो 720 में से 500 नंबर आप यहां पर लाके बैठ चुके हैं और यकीन मानिए यहीं से सफलता का रास्ता खुलता है। अब बचती है कहानी आपकी इस फिजिक्स वाले सब्जेक्ट की कि अब आप यहां क्या करते हो। और ये 45 क्वेश्चन की जद्दोजहद करने के लिए आपके पास 11th की फिजिक्स है, 12th की फिजिक्स है, और इन सबको समझने के लिए, इस 11th की फिजिक्स को और 12th की फिजिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप है वो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपको कवर करना है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स कहां से आ रहा है? तो 6वीं से लेकर के 10वीं तक जो आपने मैथ्स पढ़ी है ना, अरे वही कैलकुलेशन वाली मैथ्स की बात कर रहा हूं, वही आपका मेजर पोर्शन है। हाँ, ये थोड़ा सा पोर्शन है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ, जिसको हम लोग ड्यूरिंग द सिलेबस कंप्लीट करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आगे एंटर करता हूं हमारे सिलेबस में। तो भैया यहां पर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 45 क्वेश्चन है, मैथ से कोई सवाल डायरेक्ट नहीं आने वाला है। ये जो 45 क्वेश्चन है इसका जो क्लासिफिकेशन रहता है कुछ ऐसा रहता है कि लगभग मान लीजिए 20, यहां 25 आ जाएंगे, यहां 21 या यहां 24 हो जाएंगे, यहां 22, यहां 23 हो जाएंगे। लगभग यही आपका रहने वाला 20, 25, 21, 24, 22, 23, 22.5 सवाल तो नहीं आ सकते। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो 22, 23 मैक्सिमम यही रहेगा, मतलब चांसेस यही आपके ज्यादा रहने वाले हैं कि आपका जो 11th का पोर्शन है और 12th का पोर्शन है, इसमें से 12th के पोर्शन पर ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। मैंने एक वर्ड यूज किया, प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब यहां पर मेरे पास में जो 11th का पोर्शन है, इसमें सबसे पहले जब हम क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो यहां पर चैप्टर आ जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, मैं चैप्टर्स के नाम आपको लिख के दे रहा हूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिर अगला चैप्टर आएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, और वो है बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर आपके पास चैप्टर आने लगेगा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चैप्टर लिख रहा हूं। फिर यहां पर एक चैप्टर आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन। फिर यहां पर एक चैप्टर आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो सारी चीजें बेसिक, अब इसमें से बहुत सारी चीजें ये हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। फिर यहां पर अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन। फिर अगला जो चैप्टर आएगा यहां पर ये आएगा ग्रेविटेशन। ठीक है, और यहां पर आपकी क्लास 11th की एक पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लास 11th की एक बुक यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, ये आपकी पहली बुक कंप्लीट होती है। देन हमारे पास में क्लास 11 की सेकंड बुक चालू होगी, जहां पे अगला चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिर अगला जो चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगला चैप्टर जो एनसीईआरटी में आएगा वो आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और फिर अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा काइनेटिक थियोरी, काइनेटिक थियोरी। फिर अगला चैप्टर आएगा ऑसिलेशंस, और लास्ट चैप्टर जो क्लास 11th की फिजिक्स में आएगा उसका नाम होगा वेव्स। ठीक है, ये है आपका क्लास 11th फिजिक्स का सीक्वेंस। ओके, तो 14 चैप्टर है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे तो देखो मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और एक चैप्टर और यहां पर इंट्रोड्यूस होगा आपके लिए, उसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है ये 3 चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में, लॉज ऑफ मोशन में और वर्क, एनर्जी एंड पावर में,
और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया हुआ है। तो मैं इसको एक नया चैप्टर बना के आपको वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद में यहां पर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूं क्लास 12 फिजिक्स में। तो क्लास 12 फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरा चैप्टर आपका जो होगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस। तीसरा चैप्टर जो होगा वो आपका होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर जो आपका आएगा उसका नाम होगा मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस। देखो सबसे पहला टास्क तो यही है कि आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। इसके बाद में यहां पे चाहता तो सिलेबस भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठवां आएगा यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां आएगा यहां पर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। आठवां आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मैंने शॉर्ट में ईएम वेव लिखा है। यहां पर आपकी फिर से एक किताब खत्म हो जाएगी। देखो टोटल कितनी किताब हो रही है? ये पहली बुक क्लास 11 की पार्ट 1, फिर ये वाली है क्लास 11 की पार्ट 2। दो बुक किताबें हो गई। तीसरी किताब क्लास 12 की फिजिक्स की पहली किताब, 3 किताब हो गई। चौथी किताब जहां पर अगला चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 10वां चैप्टर जो यहां पर आएगा उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। 11वां चैप्टर यहां पर आएगा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 12वां चैप्टर यहां पर आएगा एटम्स। 13वां चैप्टर यहां पर आएगा न्यूक्लियाई। और 14 चैप्टर यहां पर आएगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सर्किट। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में सेमीकंडक्टर्स बस लिख रहा हूं। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, ये इस चैप्टर का नाम है। तो अब आप ओवरऑल देखो तो 14 और 14 28 चैप्टर होते हैं, लेकिन मैंने यहां पर 2 चैप्टर और आपको इंट्रोड्यूस कर दिए, सर्कुलर मोशन और स्केलर वेक्टर। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि आपके पास में टोटल में 30 चैप्टर्स हैं, 4 बुक्स, 4 किताबें हैं, और आपको 45 क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। बात क्लियर है? 30 चैप्टर हैं आपके पास, 4 किताबें हैं, 45 सवाल हैं। तो एक रफली यदि मैं बात करूं, यदि 4 किताबों के बेसिस पर यदि मैं देखूं तो देखो हमारे पास 45 सवालों को डिवाइड करने का तरीका क्या है? 10 10 10 और 10, ये तो 40 सवाल हो गए। अब 5 सवाल और बचते हैं। अब ये 5 सवाल क्या हैं? ये 5 सवाल आपके होते हैं जनरली डिफिकल्ट कैटेगरी के, और ये जो 5 सवाल होते हैं ये होते हैं आपके मिक्स कॉन्सेप्ट्स पर बेसिस पर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से डबल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो यदि आप देखोगे तो यदि मैं इन्हें 30 चैप्टर मान रहा हूं तो हर चैप्टर का एक सवाल तो फिक्स हो गया भाई, एक चैप्टर का सवाल तो फिक्स हो गया 30 में। अब आपको 15 चैप्टर ऐसे और रहेंगे जहां से डबल क्वेश्चन आएगा, बराबर है? तो कुल मिला के 45 सवाल हो गए। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं करता है। एग्जामिनर क्या करता है? इन्हें यूनिट वाइज ब्रेक करता है। इन्हें क्या करता है? यूनिट वाइज ब्रेक करता है, और इस पूरे पोर्शन को जो पहली क्लास 11 की पार्ट 1 है, इसको मैकेनिक्स के नाम से यहां पर पूछा जाता है, काफी मैकेनिक्स 1 के नाम से। और इसमें लगभग 10 सवाल आपके इस किताब से हो जाएंगे। अब ये जो किताब है यहां पर देखो, इस किताब से आपके लगभग 10 सवाल यहां पर बन रहे हैं, पर ये एक्चुअली 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक, यहां पर कभी कभी 13 क्वेश्चन तक यहीं पर पूछ लेता है। फिर आपका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में भी लगभग आपके 12 क्वेश्चंस लगभग यहां पर भी रहने वाले हैं।
अब इधर आते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी 10 से लेकर के 12 सवाल यहां पर एग्जामिनर फ्रेम कर रहा होता है, और यहां पर 8 से लेकर के और 10 क्वेश्चन तक यहां पर फ्रेमिंग होती है। 8 की जगह बोलो 7 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक की फ्रेमिंग यहां पर होती है। इस प्रकार से वो 45 क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आपका वेटेज रहने वाला है। क्लियर है? ये हमारी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है, जहां पर आपको पहले से कुछ चीजें पता रहेंगी तो आप उसी अनुसार वेटेज में आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन देखो, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है कि हाँ भाई अमुक चैप्टर में से एक ही सवाल फिक्स आएगा। हो सकता है 0 आए, न भी आए, बराबर है। हो सकता है किसी चैप्टर से 2-2 3-3 सवाल आ जाए, भर भर के सवाल आ जाए, ठीक है। तो सवालों का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ये लगभग टेंटेटिव हम लोग अपना एक आइडिया लेके चलते हैं, यस और नो। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब हम इसे पढ़ने वाले हैं तो एक सवाल हमारे मन में हमेशा आता रहता है, और लोग कहते भी हैं कि फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो सवाल उठता है कि अब फिजिक्स सच में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? नहीं बेटा, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स की जब मैं बात करता हूं ना, तो बेटा फिजिक्स जो है आपका ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पर समझना है, एंड दियर एप्लीकेशन, दियर एप्लीकेशंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशन। अब समस्या क्या होती है, देखो यहां पर एक चीज और होती है, कॉन्सेप्ट्स के बाद में जो एप्लीकेशंस हैं, इस एप्लीकेशन में एक होता है सिंपल फॉर्मूला अप्रोच, एक क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, और एक होती है लॉजिकल अप्रोच, और एक होती है मिक्स्ड फॉर्मूला अप्रोच। अब बच्चों के साथ में होता क्या है समझना, बच्चों के साथ में यह है कि वो फिजिक्स को हवा क्यों बना लेते हैं। तो उसका रीजन ये है, बच्चा क्या करता है, ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बच्चा रटता है, जबकि इन्हें आपको समझना है। यू नीड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू फोकस द ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझने पर पहले ध्यान देना है, और समझने के बाद इसे याद करना है। समझने के बाद आपको यहां पर इसे याद करना है। फिर हर कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ चीजें होती हैं, और वो कुछ चीजें क्या हैं, व्हेन टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, कब लगाना है, एंड व्हेन नॉट टू अप्लाई, कब नहीं लगाना है। ये चीजें जो होती हैं भाई, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ में, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास में है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे बच्चा करता क्या है, बच्चा रटने पे फोकस करता है। लेकिन हमें किस चीज पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और समझने के बाद उसे याद रखना है, समझने के बाद उसे याद रखना है। जब आप एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो उसमें जो बेसिक फॉर्मूला वाली अप्रोच होती है, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं और बच्चे को लगता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, समझना क्या होता है कि आपको फिजिक्स आसान लगेगी। कब आसान लगेगी, यदि मैं क्या करूं, आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, आपको कॉन्सेप्ट बताऊं और सिंपल फॉर्मूला अप्रोच बताऊं, तो भैया फिजिक्स है इजीएस्ट। फिर आपकी फिजिक्स क्या बन गई, इजी बन गई, आसान बन गई, और आपको वो फील आएगा कि बहुत अच्छा टीचर हमें हमारा पढ़ा रहा है, और आपको फील आएगा कि इस टीचर से बड़ा टीचर तो दुनिया में है ही नहीं। क्यों, बिकॉज दिस टीचर हैज मेड माई कॉन्सेप्ट्स वेरी लिस्टेड, बहुत आसान बना दिए सर, मुझे तो हर एक चीज समझ में आ रही है। लेकिन याद रखना, यदि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे, याद कर लिए और सिंपल फॉर्मूला अप्रोच वाले सवाल बना लिए, तो आपको फिजिक्स इजी लगेगी, लेकिन फिजिक्स उसके ऊपर बहुत कुछ है। इसके बाद की कहानी क्या आती है कि जब आपको मिक्स फॉर्मूला अप्रोच और लॉजिकल अप्रोच के जो क्वेश्चंस हैं, यही फिजिक्स को बनाते हैं। असली फिजिक्स यहां है,
वो सिंपल फॉर्मूला अप्रोच में फिजिक्स नहीं है, वो सिर्फ आपको खुश करने का तरीका है, और मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं जिनको मैं अभी और बोलूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है। देखो कई टीचर ऐसा ही करते हैं। आपको जो गली मोहल्ले में कई बार जो आपके छोटे छोटे एरिया में जो छोटे टीचर्स होते हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी फेस नहीं किया होता है, उनके साथ में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन कराते हैं और बोर्ड लेवल पे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, और बेसिक, क्योंकि बोर्ड्स में जनरली सिंपल फॉर्मूला अप्रोच पर सवाल आते हैं और वो उनसे बनते हैं, बच्चे से भी बनते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हमारे टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया और बहुत, अब तो मैं ये हो गया क्या, अब तो मेरे 180 में से 180 आएंगे। साथ में क्या कर देते हैं, कुछ पीवाईक्यू, जो सिंपल पीवाईक्यू हैं उन्हें करा देते हैं बार बार। अब पीवाईक्यू जब करने जाते हैं तो होता क्या है कि ये मिक्स फॉर्मूला अप्रोच के भी सवाल मिलते हैं, तो वहां पर टीचर आपको इन चीजों को भी कवर करा देता है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो पीवाईक्यू भी सारे बनने लग गए। लेकिन फंसती कहां पर है गाड़ी तब फंसती है जैसे नीट 2025 में हुआ, भयंकर खेल हुआ, बहुत सारे टीचर से नहीं बना। ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो फिजिक्स में आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ये लॉजिकल अप्रोच वाले जो सवाल होते हैं, ये लॉजिकल अप्रोच वाले सवाल बेस्ड होते हैं कि भैया किसी कॉन्सेप्ट को कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, ये चीज ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आपके ये लॉजिकल अप्रोच के सवाल नहीं बनेंगे। और लॉजिकल अप्रोच के सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और आपसे बन जाएगा, पहले आपको कुछ वैसे सवालों को देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, कैसे इस पर्टिकुलर सवालों में सोचना है। क्योंकि देखो आपने सब कुछ नहीं पढ़ रखा है, यदि आपने सब कुछ पढ़ रखा होता तो आप इस ओरिएंटेशन सेशन को नहीं देख रहे होते, आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। शुरुआत फिर से जीरो से होती है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, फिर से आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट द अप्रोच इन द एग्जाम। आप साल भर क्या करते हो, उसके साथ में यह भी जरूरी है कि एग्जाम के उन 3 घंटों में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। हो सकता है साल भर आप अपनी कोचिंग के मॉक टेस्ट में 700 नंबर 650 नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे बैठे और आपको पैनिक अटैक आ गया, नहीं कर पा रहे, पसीने छूटने लग गए, हाथ पैर फूल गए, आपने पेपर खोल के देखा, पहले 8 सवाल ऐसे आ गए जो हिल ही नहीं रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है इनमें क्या करूं, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और पूरे पेपर की वाट लग जाती है और आप पैनिक अटैक में, पैनिक मोड में आ जाते हैं और आप पूरा आते हुए भी गलत कर जाते हैं। यही तो हुआ था नीट 2025 में, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। तो लेवल को बढ़ाना है, तो लेवल को बढ़ाने के लिए बेटा इन चीजों पे आपको फोकस करना है ना। ये मैं बता रहा था आपको नीट फिजिक्स 2025 का ट्रेंड क्या हुआ। तो यहां पर जो 2025 का फिजिक्स का पेपर था, इसमें क्या हुआ, इट इज द टफेस्ट पेपर in history of UG मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। देखो आज हम 2026 के लिए बात कर रहे हैं, हो सकता है 2026 में 2025 की तुलना में भी डिफिकल्ट पेपर आए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूं कि जो पहला जो समय था, ये 2012 में अच्छा पेपर आया था, 2015, 2016, 2017 ये टफ एग्जाम माने जाते थे। क्या माने जाते थे? टफ एग्जाम। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना। 12 का पेपर डिफिकल्ट था, 13, 14 का ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल पे था, 15, 16, 17 लगातार 3 साल तक काफी डिफिकल्ट पेपर वहां पर पूछा गया, जिसके कारण बच्चे घबराने लगे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने, यदि यहां से उन्होंने लेवल को थोड़ा सा गिराया, 2018 में थोड़ा सा गिराया, 2019 में और थोड़ा सा गिराया, यहां पर लेवल में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। फिर इसके बाद कोरोना आ गया, 2020 से लेकर के 2024 तक एकदम हलवा टाइप का पेपर। ये 2020 से लेकर के 2024 तक
जितने भी पेपर आए फिजिक्स के वो लगभग हलवा टाइप के पेपर थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अप्रोच पर क्वेश्चन थे। हां, कुछ क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट थे, कुछ क्वेश्चन मैच द कॉलम थे, कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन भी थे, लेकिन वो सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। लेवल गिरना चालू हुआ और ऑल ऑफ अ सडन 2025 में, जब 2025 में फिजिक्स का पेपर आया तो भैया ये जो है यहां से तो बहुत डिफिकल्ट, बल्कि यहां से भी डिफिकल्ट था। जो 2015, 16, 17 में जो बच्चों का ट्रेंड था, बच्चे अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन किया करते थे, 500 सवा 500 नंबर पे कॉलेज मिल जाया करते थे, वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन 2025 में आते ही उन्होंने फिर से उसी लेवल पर पहुंच गए। तो आगे भी हमें अब इसी बात पर फोकस करते हुए चलना होगा। अब जब चलना होगा तो मैं यहां पर आपको क्या बता चुका हूं कि भैया देखो बायो आपका, देखो मैं फिजिक्स का ओरिएंटेशन ले रहा हूं, लेकिन आपको मैं पूरे नीट के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। बायो में आपके 90 क्वेश्चन है, 90 इंटू 4 होता है 360। आपके यहां पर मिनिमम लगभग 340 प्लस मार्क्स यहां पर आने ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 45 सवाल यहां पर पूछे जाते हैं, इसका मतलब इसमें 180 होते हैं, तो यहां पर 40 सवाल यदि आपके सॉल्व हो जाते हैं तो 40 4 चौका 16, 160 प्लस नंबर यहां पर आपके आने ही चाहिए। और जब आप यहां पर देखते हो तो ये टोटल आती है 540 की, और इस 540 में से 500 या 500 प्लस नंबर आपको यहां पर अचीव करने ही करने हैं। ये है आपकी नीट की स्ट्रेटेजी। अब आती है बात फिजिक्स की, जो है मेरा सब्जेक्ट। इस पूरे फिजिक्स को मैं ही डील करूंगा। 45 क्वेश्चन इंटू 4 करते हो तो यहां पर आपके 180 नंबर बनते हैं। अब इस 180 नंबर में से, इन 45 सवालों में से आपके 30 सवाल तो डेफिनेटली ऐसे रहेंगे कि जो आपके डुएबल हैं, मतलब 120 मार्क्स तो यहां पर आपको लाने ही लाने हैं। तो आप यदि यहां पर इतना कर लेते हो तो भैया जी आपका 500 और प्लस 120 मतलब 620 नंबर का आपका टारगेट पूरा हो जाता है, और यहां पर आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, इन 30 सवालों को पेपर में ढूंढना। क्या 2025 में भी ऐसा ही हुआ था? हां, 2025 में भी 15 सवाल ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन क्या था कि वो हर पेपर कोड में लगातार 4-5 सवाल डिफिकल्ट, फिर मीडियम लेवल के सवाल, इजी मीडियम। देखो इजी सवाल आपसे बनना चाहिए क्योंकि वो हर बच्चा बना रहा है, मीडियम सवाल भी आपसे बनना चाहिए क्योंकि वो भी लगभग जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाला बच्चा है वो भी इन सवालों को लगा रहा है। बचते हैं कितने बेटा? ये 15 सवाल जो आपके डिफिकल्ट हैं, ठीक है। ये जो 15 सवाल हैं ये वो सवाल हैं जो यहां पर आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर थोड़ी सी एफर्ट डालने हैं, यहां पर भी एफर्ट डालने हैं, क्योंकि यहां पर संभावना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैं आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूं, मैं आपको हकीकत से आपका वास्ता करा रहा हूं, मैं आपको कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका मुझ पर भरोसा होना आवश्यक है। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। भैया साल के शुरुआत से आपको पता लगे कि बायो और केमिस्ट्री में छूटना नहीं चाहिए, 500 प्लस नंबर तुम्हारे यहां पे बनने ही चाहिए। उसके बाद फिजिक्स की कहानी शुरू होगी, आपके 30 क्वेश्चन कैसे भी बनने चाहिए। हमारी लड़ाई होगी इन 15 सवालों के लिए। ये जो 15 मोस्ट डिफिकल्ट सवाल आएंगे, इनके लिए ही हमें तैयारी करनी है। ये जो 30 सवाल है ना, इन 30 सवालों को हर कोई करने वाला है, हर कोई करने वाला है। बस एग्जाम का प्रेशर मोड अलग होता है, वहां पर हमें ये 30 सवाल दिखते नहीं है, सिली मिस्टेक हो जाती है, पेपर लेंदी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना है, तो इसके लिए आपको काम करना है, इस बात पे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ता हूं, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए बेटा। ये आपको करना है कि भैया मिनिमम इतने तो यहीं पहले श्योर हो जाने चाहिए कि बायो में 340, केमिस्ट्री में 160, मिला के आपके 500 नंबर यदि तुमने यहां ले आए तो मुझे बताओ अब फिजिक्स आपको सिर्फ सहारा देगा और अच्छे कॉलेज की तरफ आपको पहुंचाएगा। यदि आप यहां और नंबर बढ़ाते हो, सोचो आपने बायो में 340 की जगह 350 ले आया तो 10 नंबर बढ़ गए, केमिस्ट्री में 170 ले आए और 10 नंबर बढ़ गए, फिजिक्स में तुमने इस 15 में से यदि 5 अच्छे सवालों को और सॉल्व कर दिया तो 20 नंबर यहां बढ़ गए, 40 नंबर बढ़ गए, 660 बढ़ गए। आप
अंडर 100 में पहुंच चुके होगे, अंडर 1000 में आप पहुंच चुके होगे, आप एम्स में पहुंचने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि हां हम कुछ करेंगे करके ना। सवाल आता है इस पूरी जर्नी में एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस। याद रखना, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट्स को उठाया जाता है, स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स, सॉल्व और अनसॉल्व, डायरेक्ट उठा के यहां पर आपको पूछा जाता है। और इस एनसीईआरटी की खास बात यह है कि भैया ये एनसीईआरटी जो है ये आपकी गीता है, यही आपकी कुरान है, यही आपकी बाइबल है, सब कुछ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ऐसी किताब है बेटा जो नीट वालों के लिए भी लिखी गई है और जेई वालों के लिए भी लिखी गई है। तो अंतर सिर्फ होता है एप्लीकेशन वाले अप्रोच का, जो आप यहां पर कोचिंग में आके सीखते हैं। लिखा हुआ तो एनसीईआरटी में सब है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट यहां पर हम आपको सिखाएंगे, यहां पर हम आपको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनवाएंगे, तब जाके आप उसे कुछ सीखेंगे और उसका फायदा आप यहां पर उठाएंगे। नाउ एनसीईआरटी को क्लास में कवर कैसे किया जाएगा? तो याद रखिए, जितने भी ऑल द कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं उनको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम यहां पर कवर करने वाले हैं। कुछ देखो, एनसीईआरटी के डायरेक्ट सवालों को यदि मैं क्लास में करवाऊंगा तो उससे कोई ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा बेटा, लेकिन उसकी अप्रोच को समझाकर उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये जब मैं यहां पर आपको करवाऊंगा तो उससे फर्क पड़ेगा, उससे ही फर्क पड़ेगा, ना कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली। क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है? मतलब क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है? यस, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। आपके पास में एनसीईआरटी होनी चाहिए और आपको एनसीईआरटी पढ़नी भी है। मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई, मैं लाइन टू लाइन नहीं बांचूंगा। मैं कोई आपका दीदी भैया नहीं हूं कि एनसीईआरटी खोल के अरे मेरे बच्चों सो देखो सब बच्चों यहां पे लिखा है ऑल वी नो इज दैट फिजिक्स इज इजी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं बताऊंगा बेटा, मैं ऐसे नहीं बांचूंगा कि लाइन टू लाइन लेके आया और आपके सामने बांच के दिखा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये इसलिए मैंने एनसीईआरटी उठाई कि भैया देखो यहां पे, पर ये अभी मेरे पास हिंदी वाली एनसीईआरटी है, तो कि ये ऐसे मैंने चैप्टर चालू किया, ये पहला चैप्टर खोला और ये दिखाया कि ये वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश तथा क्षेत्र लिखा हुआ है। तो हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चटचट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। ये सब चीजें नहीं मैं बताऊंगा, ये ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं एनसीईआरटी को। भाई मुझे सब्जेक्ट आता है तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे कि भाई क्या आपने अनुभव किया है, क्या आपका डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्या वहां पर फिजिक्स यूज हो रही है और उसको किस प्रकार से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहां पर आपको तैयार करना है, इस पे हमारी चर्चा होगी। बात क्लियर है क्या? यदि बात क्लियर है तो अब यहां पर आता है आपका एक्शन टाइम, और एक्शन टाइम के लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सी बात समझिए कि बेटा जहां पर कंफर्ट जोन होता है वहां पर मैजिक नहीं होता है, और जहां मैजिक हो रहा होता है वहां पे कंफर्ट जोन नहीं होता है। 2025 में बच्चों के साथ क्या हुआ कि वो कंफर्ट जोन में चले गए। उन्होंने देखा पिछले 4 से 5 सालों का ट्रेंड क्या है कि बेसिक लेवल के सवाल आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करी और उन सवालों को भी एग्जाम में सही नहीं कर पाए क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चले गए। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पूरा पेपर ऐसा आएगा, लेकिन जब उन्होंने पेपर को देखा तो पेपर कैसा था? पेपर था टफ टफ लेंदी, लेंदी 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 लेंदी, टफ 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 लेंदी, टफ टफ लेंदी। क्वेश्चन को देखने के बाद में फिजिक्स में समझ में आया, वो समझ ही नहीं पा रहे कि छोटा सा सवाल कहां ढूंढूं मैं, जिसकी प्रिपरेशन मैंने वन लाइनर के तौर पे कर रखी थी। बहुत सारे बच्चों के साथ में ये हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ में ये हुआ है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मैजिक को एक्सपीरियंस कीजिए, और इस मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि भैया यदि आप कंफर्ट जोन में बैठोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, जहां ग्रोथ हो रही होगी वहां पे कंफर्ट जोन नहीं होगा। तो आपको निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। क्या आप अभी भी वो वन लाइनर सवालों को बना के खुश होना चाहते हैं? वन लाइनर सवाल भी जरूरी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है, क्यों? उनसे ही तो आप सीखते हैं,
उन्हीं से तो आप कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और फिर आगे चल के आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए वो तो जरूरी है। लेकिन बेटा कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही आपको वो ग्रोथ मिलेगी, और इस ग्रोथ को पाने के लिए आपको एक बेसिक काम और करना है, और वो काम है आपका टाइम टेबल। क्या काम है बेटा? टाइम टेबल। नाउ प्रिपेयर योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली और स्टिक टू इट। देखो एक बात समझो, टाइम टेबल बनते टूटने के लिए ही हैं। जितने टाइम टेबल बनते हैं वो सब टूटते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में 24 घंटे हैं, ठीक है। आपने यहां पर 6 आवर स्लीप, ये आवश्यक है। 2 आवर एक्टिविटीज, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी, नहाना धोना खाना पीना, ये जो एक्टिविटीज होती हैं, तो आपके 8 घंटे यहां पर माइनस हो जाते हैं। चलो मैं आपको और एडिशन देता हूं कि चलो भैया 2 घंटे और मान लो एक्स्ट्रा ले लो, कि आप 6 घंटे, ऐसा थोड़ी है कि 6 घंटे मतलब 6 ही घंटे सोगे। भाई सोने जाते हैं तो नींद आने में ही 15 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट तो कम से कम लगते ही हैं। फिर सो के जब जगते हैं तो थोड़ी देर थोड़ा सा अलसाया हुआ शरीर भी रहता है। तो यदि मैं मान लूं कि ये 10 घंटे भी आपने निकाल लिए, तो ये 10 घंटे आपको निकालने के पश्चात 24 माइनस 10 करने पर आपके पास 14 आवर्स बचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टडी टाइम। अब इस स्टडी टाइम में आपको 14 घंटे जो आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको लेक्चर भी देखना है, आपको डीपीएस भी सॉल्व करनी है, आपको रिवीजन भी करना है, और ये सब जो करना है वो आपको करना है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए। तीनों सब्जेक्ट के लिए सारी अप्रोच करनी है। तो तीनों सब्जेक्ट में आप अपने टाइम को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, इस बात को समझिएगा और अपनी अप्रोच को रखिएगा। मतलब कुल मिला के कहानी यह है कि आपकी 14 घंटे की मिनिमम स्टडी यहां पर होनी ही चाहिए। अब आप इसे इक्वली डिवाइड कीजिए, या किसी सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, किसी को कम दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसका फिजिक्स पहले से स्ट्रांग हो, उसकी बायो वीक हो, तो उसे बायो में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। भाई 14 घंटे हैं, तो आप इसे आराम से यदि बात करें तो देखो मिनिमम आपको 4 घंटे रिक्वायर्ड है। आपको मिनिमम 4 आवर पर सब्जेक्ट यहां पर आपको देना ही है। अब जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, रिवीजन के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। यहां पर जो आपका लेक्चर होने वाला है, अब आपका एक लेक्चर पर सब्जेक्ट आपको 2 घंटे का लेक्चर है, तो आपको इसे देखने में 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो 2 से 3 घंटे आपका लेक्चर ड्यूरेशन हो जाता है। लगभग आपको इसके बाद जो भी समय बच रहा है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा बायोमेंटर्स में सब कुछ करवाई जाएगी, डीपीएस लगवाई जाएंगी, बहुत कुछ करवाया जाएगा, सब चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। आपको अपने एंड पे सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए, बाकी आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। और एक सवाल और मन में आता है, लास्ट सवाल जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, और वो है बेटा बुक्स टू बी रेफर्ड। और जब मैं बुक्स की बात करता हूं तो आपको बेटा आपके पास में एक होनी चाहिए एनसीईआरटी और एक होनी चाहिए आपके पास पीवाईक्यू की बुक। इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक की यदि मैं बात करूं तो कोई आवश्यकता, ये आपकी श्रद्धानुसार है। स्टैंडर्ड बुक जो है, देखो एनसीईआरटी होनी चाहिए, पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। कोई रेफरेंस बुक की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी क्या है, श्रद्धानुसार। जैसे हम कहते हैं ना सब्जी में नमक कैसा डलता है, स्वादानुसार, वैसे ही कोई भी रेफरेंस बुक होनी चाहिए आपकी श्रद्धानुसार। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लूंगा, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। आपको जो मन में आए उस बुक को आप लीजिए और उस बुक को आप देखिए और उस बुक से आप सवाल लगाइए। हां, पर आपको यहां पर मेन फोकस करना है बायोमेंटर्स के स्टडी मटेरियल पे। बायोमेंटर्स स्टडी मटेरियल, यहां पर आपको फोकस जरूर करना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। बायोमेंटर्स का स्टडी मटेरियल हो गया, बायोमेंटर्स की डीपीएस हो गई, बायोमेंटर्स के टेस्ट पेपर हो गए,
ये सब कुछ आपको अच्छे से करना है। बायोमेंटर्स के नोट्स को आपको रिवाइज करना है। नोट्स मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर क्लास नोट्स की, और क्लास नोट्स की कहानी यह है कि आपको क्लास नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर ही बनाने हैं। जब आप लेक्चर देखने बैठे फ्रेश नोट्स प्रिपेयर कीजिए। फ्रेश लेक्चर के साथ में देखिए बेटा, मैं हर चीज लिखता हूं बोर्ड पे। आप मेरे सब्जेक्ट में देखेंगे कि मैं लिखा हुआ बहुत कम लेके आता हूं, रेयरली लेके आता हूं, क्वेश्चंस बस सिर्फ लेके आता हूं, उन्हीं को सिर्फ आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज आपको सब कुछ मेरे साथ में लिखना है। क्या करना है? मेरे साथ में लिखना है, साथ में नोट्स बनाने हैं। और इसके अलावा लास्ट में मैं यही कहूंगा बेटा, इसके अलावा आपको एक काम और करना है, और वो है बेटा एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है और एक बेटा एक कॉपी और बनानी है जिसे हम टेस्ट एनालिसिस की कॉपी कहेंगे। माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियां। हर टेस्ट के बाद उसमें एनालिसिस करना है और आपको देखना है कि आपकी गलतियां क्या हैं। फॉर्मूला कॉपी क्या है बेटा? कि फॉर्मूला कॉपी वो कॉपी है जिसमें आप एक चैप्टर को 1 से 2 पेजेस में समअप कर सकें। ऐसी कॉपी को आप फॉर्मूला कॉपी कहेंगे। वो आपको जरूर बनानी है। और एक कॉपी मेरी गलतियां, साल भर आपको अपनी गलतियां नोट डाउन करनी है। पिछले साल की जो भी गलतियां हुई हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है और आपको सीखते हुए ही आगे यहां पर बढ़ना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होंगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, नीट के एग्जाम के लिए किस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो इसी के साथ में बेटा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बेटा कीप द जोश हाई सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर एग्जाम वेल। फोड़ के आना है और फोड़ने के लिए अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक कहानी, जाते जाते मैं यहां पर आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी आपको सबक देगी कि क्या होता है नीट 2025 के एग्जाम में, क्या हुआ बच्चों के साथ और आपको क्या गलती नहीं करनी है। कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। कहीं एक जंगल की बात है, वहां पर एक गिद्धों का समूह रहा करता था। और एक दिन क्या हुआ, वो शिकार की तलाश में एक ऐसे टापू पर पहुंच गए जहां पर उनका शिकार करने वाला कोई नहीं था। मतलब बहुत सारा वहां पर खाना उनके लिए अवेलेबल था, मछलियां थी, ये थी, छोटे छोटे जानवर थे, बड़ा जानवर कोई नहीं था, कोई भी प्रेडेटर नहीं था। तो उन गिद्धों के समूह ने सोचा कि यार बहुत अच्छी जगह हमको मिल गई है, यहां पर अब हमें आराम से हमारे दिन कटेंगे। जो नौजवान गिद्ध थे, जो नौजवान एकदम तरुण गिद्ध थे, उन्होंने बोला कि ऐसी जगह तो स्वर्ग से कम नहीं है, हमें यहां पे बहुत सारा खाना है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनमें एक बूढ़ा गिद्ध था, वो उन सबको बोलता था, लगातार बोलता था कि ये जगह सही नहीं है, कुछ दिन के आराम के लिए तो ठीक है, लेकिन अब हमें यहां से चलना चाहिए और हमें जंगल में जाना चाहिए वापस से, क्योंकि वहां पर संघर्षों का जीवन था और वहां पर हम अपने आप को स्ट्रांग रखा करते थे। लेकिन नौजवान तो नौजवान हैं, चाहे गिद्धों के हों चाहे तुम हम इंसानों में हो, हम तो अपनी ही बुद्धि लगाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला बूढ़े गिद्ध को, तुम सठिया गए हो, तुम चले जाओ, हम नहीं आएंगे, यहां बहुत आराम है। और बूढ़ा गिद्ध समझदार था, उसने वहां पे रुकना उचित नहीं समझा। उसने अपने कुछ साथियों को बोला कि चलो भैया हम संघर्षपूर्ण जीवन में फिर से लौट चलें। और वो संघर्षपूर्ण जीवन में लौट गए। पर वही है ना, अपनों की याद तो आती ही है। बहुत दिनों के बाद एकदम एक दिन उन्होंने बूढ़ा गिद्ध का जो समूह था, जो जंगल में लौट चुका था, वो वापस से उसी टापू पर देखने गए कि भैया हमारे नौजवान बच्चों का क्या हाल है। जब देखने गए तो उन्होंने पाया कि लगभग सब खत्म हो चुका है। एक एक गिद्ध कैसा, तो भी एक गिद्ध वहां पे मिला और उससे, वो भी बिल्कुल अधमरी हालत में था। उससे पूछा उस बूढ़े गिद्ध ने कि भैया क्या हुआ। तो वो बच्चा वाला गिद्ध, नौजवान गिद्ध बोलता है कि हमने आपकी बात को सुना होता तो बहुत अच्छा होता। आपके जाने के कुछ दिन बाद, बहुत दिन के बाद में क्या हुआ कि एक कोई शिकारियों की टोली आई और उन्होंने वहां पर चीतों को छोड़ दिया। अब चूंकि हमें यहां पर आराम की आदत लग चुकी थी तो हम उड़ना भूल गए और हम उन चीतों से बच ही ना पाए। और धीरे धीरे करते हुए उन चीतों ने सारे गिद्धों को मार खाया। मैं ही बचा हूं और मेरी भी हालत अब ठीक नहीं है।
यही हुआ नीट 2025 के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के साथ। उन्होंने पिछले 4-5 साल में हलवा टाइप के सवाल देखे थे, संघर्ष करना भूल चुके थे और फिजिक्स को उन्होंने बहुत आसान मान लिया। वन लाइनर सवालों की प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि ऐसे ही तो आ रहा है पेपर में। और ऑल ऑफ अ सडन 2025 में फिजिक्स का पेपर आया, धांसू धुआंधार, टफेस्ट पेपर ऑफ द हिस्ट्री कह सकते हैं। और इसी के साथ में सब फैल गए और वो एग्जाम में सवालों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, पेपर खराब हो गया। तो याद रखिए, हमारी सलाह को मानिए। मैं हमेशा से पहले से भी क्लास में कहता आया था कि भैया पेपर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम पेपर कैसा आएगा, मुझे अपनी तैयारी को हायर एंड पे रखना है। मैं साल भर क्लास में एक कहानी सुनाता था, वो कहानी आपको फिर से एक बार सुनाता हूं कि जब हमें एक बात बोला करता था, कहानी तो नहीं, कहानी तो मैंने अभी सुना दी आपको, एक बात जरूर मैं साल भर क्लास में बोला करता था कि जब कभी भी हम जंगल में खरगोश के शिकार पर भी निकलें तो भैया हमें शेर के शिकार का सामान साथ में लेके चलना होता है। क्योंकि जंगल में जब आप पहुंचोगे तो आपको नहीं मालूम कि आपके सामने खरगोश आएगा, आपके सामने हिरण आएगा या आपके सामने शेर आ जाएगा। यदि सामने शेर आ गया तो शेर से भी बचते आना चाहिए। खरगोश के शिकार का सामान तो लेके चल रहे हैं भैया, लेकिन शेर के शिकार का भी सामान साथ में लेके चलिए। अपनी तैयारी को पूरा रखिए, हमें अपनी तैयारी को टफेस्ट लेवल पे लेके जाना है। इट्स अ कमांडो ट्रेनिंग, और कमांडो ट्रेनिंग का यही खास बात है, यहां पर एक डिसिप्लिन वे में आपको चलना है। तो मेरी बात को याद रखिए, उन गिद्धों से सीखिए, उस गिद्ध की कहानी से आपको एक सबक लेना है। और हालांकि आपने 2000 नीट 2025 के पेपर को देख के एक सबक जरूर लिया होगा, बस उस सबक को भूलना नहीं है और सबक को बनाए रखना है और अपने प्रिपरेशन का लेवल बढ़ा के रखना है। भाई देखो, आसान आएगा तो सब करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन जब डिफिकल्ट आएगा तो हमसे बनना चाहिए। औरों से बने ना बने हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपनी प्रिपरेशन के लेवल को हायर लेवल पे रखना है। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ में बेटा मैं यही कहूंगा आपको, कीप द जोश हाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 एग्जाम। ऑल द बेस्ट।